अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मेहनत को जो है आप लोगों को ज़ाया नहीं करना है। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए आप तमाम स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन को आप लोगों के एक बार अच्छे से देख लेना है। इसी सारा क्वेश्चन में से आप लोगों को एग्जाम में लगभग में देखने के लिए मिलेगा। और आपके जितने भी जानने वाले हैं, पहचानने वाले, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हैं आपके क्लास 12th में, सारे स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना है। और इस चैनल के बारे में भी बताना है कि AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जो है उर्दू की क्लास 12th हो या फिर क्लास 10th हो, सभी स्टूडेंट की जो तैयारी कराई जाती है। इसलिए आप लोग का जो भी जूनियर हो या फिर जो भी आपका साथी हो, सारे स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो फिर ये चैनल जो है जारी रहेगा। आइए फाइनली आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आप लोगों को उस पर बता दिया था सिलेबस कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है। बाकी वो सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तशरीह वगैरह भी कर चुके हैं। ठीक है, बट आज की इस क्लास में रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा था कि सर 6 नंबर वाला क्वेश्चन में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, ये वाला 6 नंबर वाला क्वेश्चन पे जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, उसका सोल्यूशन हम लोगों को चाहिए एक अलग सी वीडियो में। ठीक है, आपके जो है रिक्वेस्ट के मुताबिक ही ये वीडियो तैयार हो रही है, इसलिए बस आपको सपोर्ट ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करके अपने सही फ्रेंड तक पहुंचाना है। इसी तरह मेरे द्वारा 5 सेट PDF दिया जाता है, जिसमें फी लिया जाता है, कुछ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF को आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 950 और 82147, उसके बाद 60। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग कंप्लीट नोट्स PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं। 950 821 47 60, इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग कंप्लीट नोट्स PDF प्रोवाइड कर लीजिए। आइए फाइनली हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट क्या पूछ रखा है, मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ पे प्रत्येक जो है सवाल का जवाब में आपको 5 नंबर करके दिया जाएगा। 5 × 3 करें तो 15 नंबर हो रहा है। 15 नंबर का जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है शहजादे के सफर का हाल अपनी जुबान में लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन अफसाना प्रोमिस का खुलासा बयान कीजिए। नज़्म गुफ्तगू का खुलासा लिखिए। उसके बाद है इंशाया हिजरत का खुलासा लिखिए। उसके बाद है अपने पसंद के 3 अशआर लिखिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आपका ईजी होगा, आप लोग ने ऐसा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग अपनी पसंद के 3 अशआर याद कर लीजिए। ठीक है, जो भी शायर का अशआर हो आप लोग याद कर लीजिए इसको। ये तो आपका इजी हो गया, ये तो आ रहा ही है, यानी 5 नंबर का तैयारी आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, आप लोग कोई भी शेर याद करके जाएंगे तो वो तो आपका 5 नंबर का तैयारी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, गालिब की शायराना अजमत बयान कीजिए। गालिब की शायराना अजमत बयान कीजिए। और आगे जो 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं और भी रिक्वेस्ट है कि इस पर भी थोड़ा सा जो इस पर और दोबारा बता दीजिए। देखिए मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन का दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तो तलखीस में पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा जो है इक्तिबासात जो है पढ़ लेना है आपको एक बार। ठीक है, यहां से यहां तक पढ़ने के बाद इसको अपनी जुबान में, इसको क्या करना है भाई, अपनी जुबान में लिखना है। जितना लॉन्ग यहाँ पे दिया हुआ है आपको शॉर्ट में लिखना है उसको अपनी जुबान में। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इसको अपनी जुबान में लिख करके कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल सुन के याद कर लेना है। ठीक है ना। अफसाना निगार ने मास्टर मीर अली को इब्राहिम सिक्का की, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कैसे बनाना है आप लोगों को। अफसाना निगार ने मास्टर अमीर अली को इब्राहिम सिक्का की शायरी के बारे में बताया, लेकिन अमीर अली एक जो है आराम तलब इंसान था। इसे जो है शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ स्कूल की ड्यूटी करता और ट्यूशन पढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। धुरन गांव के लोग गर्ज तिजारत व ज़राअत पेश थे, खुशहाल भी थे, इसलिए इब्तदाई दर्जात और इब्तदाई दीनी तालीम
बच्चों को ज़रूर दिलवाते थे, बसूरत हाल मास्टर अमीर अली के मिजाज के मुताबिक थे। ठीक है, तो इसका हमको इसको इस तरह तशरीह कर देना है। बहरहाल आप लोगों को सेट मिलेगा, उसमें बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए आज की इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 6 नंबर वाला क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव का जवाब देख लिया आप लोग, उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। चलो ये सारा तो सॉल्यूशन हो गया है। इससे पहले इससे पिछली वीडियो में मैं बता दिया हूँ सारा का सॉल्यूशन। आप लोग अगर नहीं देखे हैं जाकर के देखिए। ये भी वीडियो जो है काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो का डिमांड आपका ही है, और अगर आप नहीं देखते हैं तो बाहर वाला बच्चा कहाँ से देखेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जो है कंप्लीट वीडियो देखनी है, ताकि आपका डिमांड जब भी हो वो आपका जो है डिमांड पूरी हो जाए। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सभी स्टूडेंट अच्छे से एक बार सुन लेंगे, तो बस रटना नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छे से देखना है और अच्छे से सुन लेना है। और यहाँ पे मैं जो दूंगा आप लोगों को काफ़ी लंबा इसलिए कि आप लोग पूरा को तो देखें, लेकिन अपनी ज़ुबान में अपने लहजा में एग्ज़ाम में आप लोगों को जो है लिखना है। ऐसा नहीं जितना मैं बता रहा हूँ पूरा को रट जाना है, रटना नहीं है भाई। सुनना है अच्छे से और थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, कहना क्या चाहता है बस उसको जवाब में लिखना है, और जैसा सवाल रहेगा यहाँ पे वैसा आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा। ये खासियत है इस चैनल का। ठीक है, चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को पूछ रखा था कि शामिल निसाब जो है शहजादे के सफ़र का हाल अपनी ज़ुबान में खुद ब खुद कहता है। एग्जामिनर के शहजादे के सफ़र का हाल अपनी ज़ुबान में लिखिए। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है। दास्तान ये जो है मीर अमन दहलवी की दास्तान बागो बहार, ठीक है, उसमें उसमें जो है ये चीज़ बताया गया है। ध्यान से देखेंगे। दास्तान में चीन के एक यतीम शहजादे, यतीम का मतलब क्या होता है, जिसकी जो है माँ बाप ना हो, उसको क्या कहलाते हैं, यतीम बच्चा कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। चीन के एक यतीम शहजादे की कहानी है। चीन के एक यतीम शहजादे की कहानी है। शहजादा दरअसल चीन के एक बादशाह का बेटा है। दरअसल का मतलब होता है असल में चीन के एक बादशाह का बेटा है। और आगे बढ़ना है, देखना है। बादशाह का बेवक्त इंतकाल हो जाता है। बेवक्त यानी वक्त से पहले। ठीक है, बेवक्त वक्त से पहले। ठीक है, यानी बेवक्त अभी उसका मान लीजिए कोई इंसान जवानी, आप लोग जानते ही हैं कि इंसान की जो है कब किस वक्त कब किसका मौत आ जाए वो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक होता है कि इंसान लगभग ज़्यादातर जो इंतकाल होते हैं 60 65 70 के बाद ही होते हैं। लेकिन इनके वालिद जो हैं मतलब जवानी में ही इंतकाल हो गए थे, इसलिए यहाँ पे ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। बेवक्त इंतकाल हो जाता है और शहजादा बेयार व मददगार रह जाता है। बेयार व मददगार जानते ही हैं, जिसके वालिद क्या कहते हैं कि जिसके माँ बाप जो हैं कम उम्र में, यानी आपका उम्र मान लीजिए 5 से 6 साल 7 साल 10 साल है, तो उस वक्त जो है उनका देखभाल और उसको चलाने वाला कौन होगा, कितना मुश्किल होता होगा, तो आप लोग जानते ही हैं। तो वही कहना चाहता है कि बेवक्त इंतकाल हो जाता है और शहजादा बेयार व मददगार रह जाता है। उसके चचा उसके बाप की हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं। जानते ही हैं वो क्या होता है, आजकल तो दौर पे, आजकल के ज़माना पे देखते ही हैं कि कोई मर गया तो बस उसका दौलत को क्या करना है, हड़पना है सिर्फ। बिल्कुल उसी तरह उसके चचा थे अबू जहल के तरह। उसके चचा किसके तरह थे, अबू जहल के तरह थे। और देख पा रहे क्या कह रहा है कि बादशाह का यहाँ पे थे हम लोग, उसके बाप की हुकूमत पर कब्जा कर लेते हैं और जो है शहजादे को किसी तरह मार डालने की कोशिश करते हैं। शहजादे को इसलिए मार डालने की कोशिश करते हैं ताकि जो है उसका शहजादे का जो है वालिद क्या था, बादशाह था। उसका सारा दौलत अगर उसका अपना भतीजा को मार देता तो भाई, जानते हैं भाई का हक जो है अपने भाई के ऊपर पड़ जाएगा, तो अपना भतीजा को मार डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। मुबारक जो उसके बाप का पुराना नमकखार था। नमकखार मुबारक जो है इसके बाप के पास रहा करता था, और ये क्या था, उसका बाप का जो है पुराना नमकखार था। पुराना जो है क्या था, उसका एक तरह का बोले तो सिपाही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
वह शहजादे के मदद के लिए उठ खड़ा होता है और उसे जिन्नातों की बादशाह मलिक सादिक के पास ले जाता है और उससे शहजादे का तारुफ करवाता है। मलिक सादिक शहजादे के मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे भी एक माशूका की तलाश थी जिसकी तस्वीर वह शहजादे को देता है और इस तलाश उसे जो है तलाश करने के लिए कहता है, लेकिन शहजादे को बार बार उस बात की ताकीद भी कराता है कि वह माशूक को देखकर जो है खयानत न करे, क्योंकि वह माशूक मलिक सादिक के अमानत है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं। फिर से हम यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि दास्तान में मीरामन दहलवी की दास्तान में जो है चीन के एक यतीम शहजादा होते हैं जिसके वालिद जो है कम सुन यानी बचपन में जब बचपना इसका रहता है तभी जो है इनके वालिद इंतकाल हो जाता है। तो उनके वालिद का जो है और सारा चीज़ जो है माल दौलत को हड़पने के लिए उसके चचा जो है इसको मार डालने की कोशिश करता है। और इसका जो है एक पुराना नमकखार इसका बाप का जो है पुराना नमकखार एक रहता है जो कि उसका मतलब वफादार क्या कहते हैं खादिम, ठीक है, नमकखार बोले तो वफादार और खादिम रहता है। उन्होंने उसका बेटा का जो है मदद के लिए उठ खड़ा होता है और कहता है कि एक बादशाह है, ठीक है, उस बादशाह के पास जाते हैं। उस बादशाह का नाम है मलिक सादिक। उस बादशाह के पास जाते हैं और वहां से कुछ हेल्प लेते हैं, ठीक है, वहां से जाकर के तो वो भी तैयार हो जाते हैं, हाँ ठीक है हेल्प कर देंगे, लेकिन उसका ये एक शर्त था कि उसके जो एक माशूका की तलाश में था, ठीक है, वो माशूका जो है हमको तलाश करके दे दो, उसके बाद जो है तुम्हारा भी हम ये काम कर देंगे, उस काम के बदले में ये काम कर देंगे। इस तरह का जो है ये एक दास्तान है, बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। इसको अगर पूरा पढ़ें तो फिर लंबा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और शॉर्ट में देखते हैं, पूरा मतलब पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, नाबिना फ़कीर भी अपनी बेटी की कहानी अलग से बयान करता है। यहाँ से तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि माशूका मलिक सादिक की अमानत है, ठीक है, उसको खयानत नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं कि हम गए और खूबसूरत लगा वो लड़की तो उसके साथ ही हम जो है क्या हो गए हम लोग सॉरी फिदा हो गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अमानत को अमानत ही रखना है, खयानत नहीं करना है। हमको ला करके फिर मेरी अमानत हमको ला करके देना है, ऐसा कहना चाहता है बादशाह, ठीक है। अब यहाँ पे अगला कहानी स्टार्ट होता है कि नाबिना फ़कीर भी अपनी बेटी की कहानी अलग से बयान करता है और कहता है उसके मुल्क का शहजादा भी उसके बेटे की हुस्न व जमाल की शोहरत सुनकर उस पर जो है फरेफ्ता हो गया, ठीक है, फरेफ्ता हो गया और शादी की पेशकश कर दी, ठीक है, शादी की जो है पेशकश कर दी। तो ये दूसरा नाबिना फ़कीर आता है इसी बादशाह के पास, मलिक सादिक के पास, ठीक है, ये भी अपना फरियाद को सुनाता है। इस तरह से ऐसा होता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। इस तरह जो है दोनों तरह से शादी की तैयारी होने लगती है। मुख्तसर ये कि शहजादा तवील सफ़र करने के बाद, ये तो यहाँ तक अलग कुछ कहानी था, ठीक है, अब मुख्तसर में आपको समझाना है कि तवील सफ़र यानी लंबी, तवील का मतलब होता है लंबी सफ़र करने के बाद अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच जाता है। अपनी जो मंजिल होता है उसका, उस मंजिल पर जो पहुंच जाता है, यानी जिस मकसद से जो है सफर करने आए थे उसका मंजिल पूरा हो जाता है और उसको जो मलिक सादिक की गमशुदा महबूब हासिल हो जाती है, ठीक है, गमशुदा समझ लीजिए, गमशुदा महबूब जो हासिल हो गया तो इसका भी काम जो है पूरा हो गया, ठीक है, हो जाती है और वह मलिक सादिक के ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। चलो इस तरह जो है इस क्वेश्चन का जवाब को देना है काफी आसान तरीके से। अगर आप लोगों ने जैसे जैसे मैं समझाया हूँ, जैसे जैसे बताया हूँ, अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं काफ़ी आसानी से इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में आप लोग इसको एक्सप्लेन करके आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आइए, रटना नहीं है किसी को भी। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है निसाब में शामिल अफसाना प्रॉमिस खातून अफसाना निगार। आपको क्वेश्चन पूछ रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि अफसाना प्रॉमिस का खुलासा बयान कीजिए। खुलासा किस तरह बयान करेंगे, यहाँ काफ़ी लंबी है, तवील है, ठीक है, आप लोगों को मुख्तसर में लिखना है, कितना लाइन में लिखना है मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक एक लाइन छोड़ करके तो लिखना ही। कॉपी के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, आप लोग सर्च करना उर्दू कॉपी कैसे लिखें, मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इस तरह का जो 5 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 7-8 लाइन तक लिखते हैं तो पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर 5-6 लाइन तक भी पहुंचते हैं ना तो नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है, बट कोशिश करेंगे 8 लाइन तक लिखने का, ठीक है ना। चलो देखते हैं निसाब में शामिल अफसाना प्रॉमिस खातून अफसाना निगार जिलानी बानो की तख्लीक है। आपको पूछ रखा है कि अफसाना प्रॉमिस का खुलासा बयान कीजिए, तो आपको बताना है कि निसाब में शामिल अफसाना प्रॉमिस जो है खातून अफसाना निगार यानी
अफसाना निगार ये क्या है, औरत है, खातून है, ठीक है। खातून की जमा क्या होती है, खवातीन, ठीक है। तो खातून अफसाना निगार जिलानी बानो की तख्लीक है, इनके द्वारा लिखी गई क्या है, अफसाना है। यह एक जो है हकीकत पसंद अफसाना है, इसको आप लोग याद कर लेना है। इसको अफसाना प्रॉमिस जो है ये एक हकीकत पसंद अफसाना है, जिसमें अफसाना निगार ने मौजूदा दौर के, यानी जो हाल है अभी जो चल रहा है, मौजूदा से समझ में आप लोगों को आ ही रहा है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। मौजूदा दौर के मादी परस्ती और इंसानी रिश्तों के खोखलेपन को उजागर किया है, ठीक है। खोखलेपन को जो है उजागर किया है। आगे देखेंगे, आगे ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि इस अफसाने में मौजूदा हिंदुस्तानी माहौल के एक खुशहाल खानदान की कहानी है, जिसके मरकजी किरदार अम्मू नाम की एक ज़ईफ़ा खातून है। ज़ईफ़ का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। ज़ईफ़ा यानी औरत, खातून है, इसलिए यहाँ पे ज़ईफ़ा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, यानी बूढ़ी औरत, ठीक है। खातून है जो एक जागीरदार खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, ये एक जो है बहुत ही अमीर जागीरदार खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। अम्मू के शोहर एक वकील हैं। अम्मू के शोहर क्या थे, ये एक वकील थे। उनकी आमदनी माकूल नहीं थी, उनकी आमदनी क्या थी, माकूल नहीं थी। लेकिन अम्मू एक जी शऊर खातून थी। ये क्या थी, एक जी शऊर खातून थी, इसलिए इन्होंने अपनी चारों बच्चों को आला तालीम दिलवाया। आला तालीम यानी हायर एजुकेशन, ठीक है, आला तालीम दिलवाया। चारों बच्चों के नाम इस तरह थे, जमशेद, देखो नाम सब आप लोग देख लेना, जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद। इनमें से जमशेद, खुर्शीद और रशीद को अम्मू ने ज़मीन बेचकर जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनवाया, ठीक है। तीन बेटा को क्या, कौन कौन सा बेटा, जमशेद हो गया, खुर्शीद और रशीद को, ये तीनों को क्या बनवाया था, इंजीनियर और डॉक्टर बनवाया था। इसका आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, अम्मू का कितना बेटा था, तो बताना 4 बेटा था। कौन कौन सा भाई, तो जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद। इनमें से 3 बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बना था, ठीक है। लेकिन छोटा लड़का जो है हमीद तमाम कोशिशों के बावजूद तालीम हासिल नहीं कर सका और अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक यह एक जो है सियासी पार्टी में शामिल हो गया और तरक्की करके मरकजी हुकूमत में वजारत के ओहदे पर, ठीक है, वजारत के ओहदे पर पहुंच गया। और तीनों बड़े बेटे ने अमेरिका में आला तालीम मुलाजिमत, आला मतलब हायर जॉब, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल जॉब होता है, आला मुलाजिमत हासिल कर लिया। और माँ को हिंदुस्तान में क्या कर दिया, आगे देखेंगे हम लोग। देखो क्या कह रहा है, हिंदुस्तान में जो है छोड़कर अमेरिका में सुकून पजीर हो गए। देखो मुख्तसर हम लोग अगर बात करें इसमें, तो दरअसल बात यह है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है। अम्मू के 4 बेटे हैं, हमीद, खुर्शीद और जमशेद, ठीक है। और आप लोग क्या पढ़े देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये चारों बेटे जो हैं, चारों बेटों को काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त ज़मीन बेच करके जो है किसी को डॉक्टर बनवाया, तो किसी को इंजीनियर बनवाया, किसी को और कुछ बनवाया, ठीक है। इसी तरह से जो है एक बेटा को पढ़ाना, हमीद को पढ़ाना चाहा, बट उन्होंने पढ़ा नहीं, बट फिर भी उन्होंने जो है क्या किया कि इसमें सियासतगिरी करने लगे और इसमें वो जो है कामयाब हो गए। अल मुख्तसर ये है कि चारों बेटा कामयाब हो गए। 3 बेटा तो जो है इंडिया से बाहर रहे और एक बेटा इंडिया में रहते हुए अम्मू का ख्वाहिश ये था कि मेरा चारों बेटा जो है मुझे जनाजा में कांधा ले, मतलब कांधा दे, ठीक है, मेरी जनाजा में कांधा दे। बट इसकी जो है क्या कहते हैं कि अफसोस, बिल्कुल अफसोस में ही रह गया। हुआ क्या कि चारों बेटों में से कोई भी एक बेटा, यहां तक कि हमीद जो हिंदुस्तान में ही रहते थे, उन्होंने भी अम्मू यानी अपनी माँ को जो है कांधा नहीं दिया। और बाकी के तीनों बेटे सोचा कि आमदनी, अगर हम लोग घर जाते हैं, हम लोग की आमदनी रुपये पैसा जो है कम हो जाएगा, हम लोग आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बाहर से ही डॉलर वगैरह जो भी भेजना था, रुपये पैसे, सारा चीज़ जो है उन्होंने वहाँ से भेज दिया कि अम्मू के खर्च के लिए, मरने के बाद जो खर्च होगा उस खर्च को हम लोग, उस अखराजात को जो है हम लोग भेज दे रहे हैं। उन्होंने भेज दिया। बाकी ये तो कहानी बहुत लंबी है, इसको अगर हम लोग बताएंगे तवील के साथ तो टाइम जो है काफी ज्यादा जाएगा और किस्सा कहानी की तरह आपको बताएंगे तो याद भी हो जाएगा। इस तरह अगर आप लोग लिखते हैं ना अपनी जुबान में तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब को। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है नज्म गुफ्तगू का खुलासा लिखिए। अब आपको बताना है नज्म गुफ्तगू में क्या किया गया है, ठीक है, उसका खुलासा कैसे बयान करेंगे। देखेंगे ध्यान से। ज़ेर साहब नज्म गुफ्तगू में शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के मौजू पर इजहार ख्याल किया है। हिंदू पाक का मतलब होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदू वो पाक, हिंदुस्तान वाव का मतलब होता है और पाक से मुराद पाकिस्तान। हिंदू से मुराद हिंदुस्तान और वाव से मुराद और पाक से मुराद पाकिस्तान, ठीक है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान
दोस्ती के मौजू पर जो है इजहार ख्याल किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के मौजू पर इजहार क्या किया है, यहाँ ख्याल किया है। देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे के क्या है भाई, पड़ोसी आपसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है। 1974 ईस्वी से पहले 1947 ईस्वी से पहले हिंदू पाक दोनों एक ही मुल्क थे, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 ईस्वी से पहले ये दोनों क्या थे, एक ही मुल्क थे। और हुकूमत बरतानिया बोले तो अंग्रेजी हुकूमत, ठीक है, हुकूमत बरतानिया यानी अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, ठीक है। दोनों मुल्क के अवाम ने, आम की जमा क्या होती है, अवाम होती है, आम की जमा अवाम, ठीक है। दोनों मुल्कों के अवाम ने मिलकर एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी हासिल किया। आज़ादी तो मिल गई, मगर आज़ादी के साथ मुल्क के तकसीम का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है, मुल्क के तकसीम मुसीबत भी साथ मिली। यानी आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई, बट यहाँ इसके साथ साथ में जो है इस मुल्क का जो है तकसीम यानी बंटवारा भी हो गया साथ साथ में। ये दोनों जो है इसके साथ, एक तो आज़ादी मिल गई, ये तो मुसीबत खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ साथ एक मुसीबत मिल गई कि मुसीबत भी साथ मिल गई। अब तक जो हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमें हिंदू मुसलमान एक ही मुल्क में मिलजुल कर दोस्ती के साथ रहती आ रही थी। दो बड़ी कौम हिंदू और मुसलमान, ये दोनों क्या है, एक बड़ी कौम है। ये दोनों जो है हिंदुस्तान में जो है आपसी दोस्ती के साथ जो मिलकर आ रही थी, लेकिन आगे कह रहा है कि तकसीम मुल्क के नतीजा यानी बंटवारा होने के बाद जो है मुल्क का नतीजा ये हुआ, इन दोनों कौमों के दरमियान जो सख्त दुश्मनी हो गई, बहुत ज्यादा जो है क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। और एक ही मुल्क और कहाँ गया भाई, हो गई और एक ही मुल्क हिंदुस्तान दो जोग्राफियाई खतों में जो है तकसीम हो गया। एक का नाम हिंदुस्तान बाकी रहा, एक का नाम क्या रहा, हिंदुस्तान बाकी रहा, और दूसरे का नाम जो है पाकिस्तान हो गया। और इस तरह दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। शायर इन तमाम तारीखी और सियासी पस मंजर से वाकफियत रखता है, इसलिए शायर ने दो मुल्कों के इन आपसी मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए करने का मशवरा दिया है। शायर के ख्याल में गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है। मसाइल जो है मसला की जमा है, ठीक है, प्रॉब्लम इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। आप लोग तो उर्दू समझते नहीं है ना, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा सा बताना पड़ता है। मसाइल यानी समस्या, हिंदी तो समझते होंगे आप लोग, समस्या, ठीक है, मसाइल को हल किया जा सकता है। शायर को हिंदू पाक के मसाइल का हल भी गुफ्तगू में ही नजर आता है, इसलिए वह चाहता है कि दोनों ममालिक मुल्क की जमा होती है ममालिक, ठीक है, दोनों ममालिक के हुक्मरानों के जरिए जो है गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जो उस वक्त तक खत्म ना हो जब तक जो है दोनों मुल्कों के मसाइल ना हो जाए, दोनों मुल्कों के जो है मसाइल जो हल ना हो जाए, ठीक है, इसका समस्या जो है हल ना हो जाए। चलो फाइनली हम लोगों ने गुफ्तगू इसका भी मुख्तसर के साथ जो है इसका खुलासा पेश कर लिया है। इसमें भी आपको 6 से 7 लाइन में जवाब देंगे तो काफी आसान तरीके से बता सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं, अपनी जुबान में लिख सकते हैं इस तरह कि गुफ्तगू के जरिए जो है शायर ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, तो इस लड़ाई दोनों मुल्क ने आपस में मिलकर के इस अंग्रेज यानी हुकूमत बरतानिया से मुराद यही है कि अंग्रेजों को यहाँ से, इस मुल्क से जो है अंग्रेजों से जो है निजात पाया, आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद जो है दोनों मुल्क जो है फिर आपस में क्या हो गए, बिखर गए। इस तरह अपने अंदाज में लिख सकते हैं, बाकी मैं तो आप लोगों को पढ़ा ही दिया हूँ, उस अंदाज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आइए आगे देखते हैं हम लोग। और आगे आपका क्वेश्चन है इंशाया हिजरत का खुलासा लिखिए। इंशाया हिजरत का क्या लिखना है, खुलासा लिखना है। आइए देखते हैं खुलासा इंशाया हिजरत का। इंशाया हिजरत का खुलासा, उर्दू इंशाइयों के रवायत में अहमद जमाल पाशा की शख्सियत नहायत अहम है। वह एक कुल वक्ती अदीब थे, ठीक है। कह रहा है कि इंशाया हिजरत का खुलासा, उर्दू इंशाइयों की रवायतों में अहमद जमाल पाशा की शख्सियत नहायत अहम है, ठीक है। अहमद जमाल पाशा की जो है शख्सियत क्या है, अहम है और निहायत है। वह एक कुल वक्ती अदीब थे, ठीक है, वह एक जो है कुल वक्ती अदीब थे। इंशाया हिजरत अहमद जमाल पाशा की शाहकार तख्लीक है। इस इंशाया में पाशा ने यानी अहमद जमाल पाशा ने
खाना बदोशों को मौजू बनाया है। इस इंशाया में इंशाया हिजरत में जो है अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोशों को मौजू बनाया है। खाना बदोश बोले तो आपके यहाँ आपके आसपास बिहार के ही हैं, मुझे मालूम है आप लोग बिहार के ही हैं, ठीक है। तो आप लोग बहाना मत बनाना कि नहीं आता है, ठीक है। तो आपके आसपास होता है कि झोपड़ी टाइप का, दोनों तरफ से जो है बीच में एक डंटा लगा देते हैं, दोनों तरफ से प्लास्टिक का जो है इस तरह का झोपड़ी टाइप का बना के रहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं खाना बदोश, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे तब्दील करना, यानी एक जगह उसका कोई नहीं है, दूसरी जगह में मतलब इधर उधर जो है जाते रहते हैं, उस तरह आप लोग उसको भी कह सकते हैं खाना बदोश की, ठीक है। खाना बदोश की मौजू बनाया है। हिजरत का मतलब, और इसका अलग भी मतलब होता है, ठीक है। हिजरत का मतलब हिजरत करना, इसका मतलब क्या होता है उसको ध्यान से सुनेंगे। हिजरत का मतलब सफर होता है, और खाना बदोश सफर में ही रहते हैं। खाना बदोश क्या रहते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो क्या हुआ, सफर में ही रहते हैं। खाना बदोश के काफिले सफर में इस तरह गुजरते हैं, उसके काफिले क्या होते हैं, एक काफिला के साथ ही गुजरते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, इस तरह जो है गुजरते हैं कि वह अपने सामानों को, घोड़ों देखते होंगे ना आप लोग, अभी का ज़माना में घोड़ा वगैरह ख़त्म करके भी साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग देखे हैं बचपना में, देखे हैं कि घोड़ों और खच्चरों पर लादते थे। किसी खच्चर पर सामान है तो किसी पर मुर्गे, और तोते हैं तो किसी खच्चर पर जो है आटा पीसने वाला चक्की है। काफिले के आगे कबीला का सरदार सीना फैलाए हुए चलता है और वह काफिले के लोगों की हिफाजत करता रहता है। इस तरह खाना बदोश के काफिले कतार की शक्ल में, लाइन की शक्ल में सफर करते हैं। खाना बदोशों को बंजारा भी कहते हैं। खाना बदोश का दूसरा नाम क्या है, बंजारा भी है, ठीक है। बंजारा भी कहते हैं। इंशाया निगार के मुताबिक क्या कह रहा है, इंशाया निगार के मुताबिक इन बंजारों के पाँव में न जाने कब तक सफर का चक्कर लगा रहेगा, और न मालूम वह कब तक इस तरह जो चलते रहेंगे। शहर की आबादी के बाहर कुछ दिनों के लिए डेरा जमा के बंजारे इंशाया निगार के जो है, इसको हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। इंशाया निगार के जहन में ख्यालों का जंगल तैयार कर देते हैं। चुनांचे थोड़ा सा फास्ट करते हैं। चुनांचे इंशाया निगार, इंशाये के नस्फ आखिर में जो है कारी को इंसान की असली हिजरत, असली होना चाहिए ठीक है, असली हिजरत की तरफ ले जाता है, ठीक है। जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ सामने आते रहते हैं, लेकिन वह हमारे लिए लायक तवज्जो नहीं हुआ करते हैं। लेकिन इसमें कई तरह की हिजरत शामिल हैं। मसलन जन्नत से आदम की हिजरत, जन्नत से जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो वो भी क्या कहलाते हैं, एक हिजरत करना कहलाते हैं, ठीक है। आदम की हिजरत, तकसीम मुल्क के नतीजे में इंसान का मुहाजिर बटना, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक हिजरत हो गया। मौत की शक्ल में रूह की लाजिमी हिजरत, ठीक है। मौत की शक्ल में रूह क्या होते हैं, यहाँ रूह तो अभी मेरे पास है, लेकिन अगर मेरी मौत हो जाएगी, और ठीक है, इस नाम से भी आप लोगों को डरना चाहिए, ठीक है, मौत का नाम से। तो देखिए, अगर मेरे पास भी रूह है तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मेरे पास से रूह निकल जाए तो क्या रहेगा, बिल्कुल खाली जिस्म रहेगा। तो रूह क्या हो जाएगा, जहाँ पे आलम बरज़ख में क्या रहता है, और रूह रहती है, ठीक है। तो आलम बरज़ख में चले जाएगा और आपका रूह कब्ज़ कर लिया जाएगा, वो भी एक तरह का क्या हो गया, हिजरत हो गया, ठीक है। लाजिमी हिजरत मुआशी और मुलाजिमत की तलाश में इख्तियार की गई है हिजरत, और इन सब के नतीजे में घर वालों से जो है पैदा होती है और दूरी से कमज़ोर होता मुस्तकबिल। इस तरह इंशाए की आखिरी पैराग्राफ में हिजरत को जो है आलिमी एक जहती का आवाज़ बनाकर पेश किया है, ठीक है। इस तरह आप लोग आसानी के साथ बना सकते हैं। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन का जो है हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको बोला था 5 नंबर क्वेश्चन पे अपनी पसंद के 3 अशार लिखिए। देखिए 3 अशार में लिख रहा हूँ। सबसे पहला अशार है, जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। थोड़ा सा मैं इसको दूसरा मिसरा तर्ज के साथ पढ़ता हूँ कि अब क्या बताएं, कि अब क्या बताएं, क्या था ख्यालों के शहर में, कि अब क्या बताएं, क्या था ख्यालों के शहर में, कि अब क्या बताएं, क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले
कि बसने से पहले वक्त के हाथों उजर गया, बसने से पहले वक्त के हाथों उजर गया, बसने से पहले वक्त के हाथों उजर गया। और आखिरी मिसरा आपके सामने में है कि यूं ही घर रोता रहा गालिब, तो ए अहले जहां देखना इन बस्तियों को, देखना इन बस्तियों को, तुम के वीरा हो गए, देखना इन बस्तियों को, तुम के वीरा हो गए। और यूं ही गर रोता रहा कि यूं ही गर रोता रहा गालिब, तो ए अहले जहां देखना इन बस्तियों को, तुम के वीरा हो गई। चलो कैसा लगा आप लोगों को, ये थोड़ा तर्ज के साथ मैं आप लोगों को बयान किया, तो आप लोग भी बोर हो चुके थे और मुझे भी थोड़ा सा कुछ थकान टाइप का लग रहा था, तो मैं भी सोचा कि आप लोगों का भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए और शेयर भी मुकम्मल हो जाए, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। कितना आसान है ना। चलो इस तरह एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप लोग मज़े के साथ क्लास करेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, चलो कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई ज़रूर करना। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक देखे हैं तो वो कमेंट ज़रूर करेंगे और हम देखेंगे कितने स्टूडेंट जो डिमांड करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कितने स्टूडेंट देखते हैं उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे वो जो भी यहाँ पे सुने हैं। ठीक है, माशाल्लाह ज़रूर लिखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा माशाल्लाह इसलिए लिखे हैं उन लोगों ने। ठीक है, चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि गालिब की शायराना अजमत पर बयान कीजिए। अजमत जो है बयान कीजिए, गालिब की शायराना अजमत बयान कीजिए। देखो किस तरह बयान करना है तो बताना है उर्दू शायरी की तारीख गालिब की तज़किरा के बगैर, गालिब की जब तक तज़किरा ना किया जाए बगैर जो है नामुकम्मल है। इससे गालिब की शायराना अजमत का अंदाज़ा मिलता है। यह ज़ेर निसाब शायरी के हिस्से में गालिब की 2 गज़लें शामिल हैं, यानी आपके किताब कहकशां उर्दू हिस्सा 2 आपके निसाब में जो शामिल है, आपके दर्जा में, यानी आपकी क्लास में, क्लास बोलना पड़ेगा तब समझ में आएगा आप लोगों को, आपकी क्लास में जो शामिल है गालिब की 2 गज़लें हैं। ठीक है, 2 गज़लें, उसके बारे में ही यहाँ पे बता रहा है कि 2 गज़लें शामिल हैं। ये दोनों गज़लें जो है गालिब की बहुत ही मारूफ गज़लें हैं, बहुत ही जो है उम्दा मारूफ बहुत अहम गज़लें हैं। इन गज़लों में शामिल जो है कई अशआर आज भी ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है। ये जो है इनके शेर जो है आज के ज़ुबान में जो है ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है, आम हो गया है। इनमें ज़िंदगी के तजुर्बात, इनमें जो है तजुर्बा की नमा होती है तजुर्बात, ज़िंदगी के तजुर्बात व मुशाहिदात से मुतालिक एक होशमंद और हिस्सास क्या बता रहा है कि सॉरी हाँ हिस्सास शायर के माना खेज फ़िक्र व एहसास का जो है बखूबी इजहार हुआ है। पहली गज़ल के तमाम अशआर मज़ामीन के एतबार से एक दूसरे से अलग है, मगर उनमें मिजाज और तजुर्बे के एतबार से एक ही बाहमी राब्ता। चलो इस तरह से आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी देखना पड़ रहा है। अब आगे देख लेना, दूसरी गज़ल के हर शेर में शायर ने किसी न किसी मंजर या तमाशे को दिखाने का तयूर दिखाया है। ठीक है, और यह जो है तमाम मुनाजिर गालिब के फ़िक्र की नई जहतों और उनकी एहसास की रंगारंग मतन्नु लहरों के मुनफरिद शायराना अंदाज में जाहिर करते हैं। इस तरह आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए तलखीस तो हम लोगों का हो ही चुका है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 7 नंबर या में जो था जिसमें बताया गया था दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान का खुलासा लिखिए। उसका भी हम लोग थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, वही से 6 क्वेश्चन का 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है कामिल इनकलाब का हम लोग को खुलासा लिखना है। तो बताना है जयप्रकाश नारायण की एक अंग्रेजी तकरीर टोटल रिवोल्यूशन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमको जहां तक लग रहा है 90% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस बार आएगा। ठीक है, चाहे मजमून की शक्ल में आए या फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की शक्ल में आए, लेकिन ये आएगा आपका इस बार एग्जाम में। ठीक है, 90% चांस है।
तो आप लोग इसका तैयारी अच्छे से करना, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और समझा के भी पढ़ाऊंगा। कामिल इनकलाब, इनकलाब का मतलब होता है आपका, एक मिनट वेट करेंगे। चलो देखते हैं फिर हम क्या बता रहे थे कि कामिल इनकलाब, तो इनकलाब का मतलब होता है क्रांति, और कामिल इनकलाब बोले तो मुकम्मल क्रांति लाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये खुतबा लिखा गया है कामिल इनकलाब। ध्यान से देखेंगे जयप्रकाश नारायण की एक अंग्रेजी तकरीर, ठीक है, एक अंग्रेजी तकरीर जिसका नाम है इंग्लिश में टोटल रिवोल्यूशन का जो है यहाँ पे है, आपको ऊपर में मिलेगा। चलो, टोटल रिवॉल्यूशन का जो है उर्दू तर्जमा है, उर्दू क्या है तर्जमा है, इस तहरीक का सियासी पस मंजर, इस तहरीक का जो है सियासी पस मंजर था, यानी आज़ादी के बाद जब सियासी मंजरनामे पर एक एक करके जो है हमारे मुजाहिदीन आज़ादी सियासी निज़ाम का हिस्सा बनकर रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे अपनी इनकलाब पसंदी से अलग होते जा रहे थे, ऐसे वक्त में जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में बिहार में तालिब इल्म की तहरीक, ठीक है, तहरीक का मतलब समझते हैं क्या? चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना, तहरीक का मतलब समझते हैं आप लोग? चलो बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट जो है और तहरीक का मतलब आंदोलन बताया, बिल्कुल सही है। तो देखना है कि बिहार में तालिब इल्मों की तहरीक यानी तालिब इल्म यानी स्टूडेंट की आंदोलन की क़यादत हाथ में लेकर एक कामयाब मुल्क गैर अवामी तहरीक, ठीक है, एक कामयाब मुल्क जो है गैर अवामी तहरीक की बुनियाद जो है रखी। यह तहरीक जो है यह तहरीक इब्तदा यानी शुरुआत में जमहूरियत के नाम पर आमरियत के खिलाफ तहरीक थी, ठीक है, लेकिन इसके मौजू की जमा होती है मौजूआत और दायरा कार में रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे वसअत पैदा होती गई, और न जाने कितनी समाजी, ठीक है, समाजी का मतलब होता है सामाजिक, ठीक है, और सियासी यानी सियासी बोले तो सियासी बुराइयों के खिलाफ, ठीक है, समाजी और सियासी बुराइयों के खिलाफ जो है सामाजिक और सियासी बुराइयों के खिलाफ नबुर्द आजमा। इस आंदोलन का मकसद जो है अव्वलीन बन गई जेपी, इसका जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट नेम है, जेपी को इस तहरीक के ज़माने में लोक नायक कहा गया। इस तहरीक के ज़माने में जेपी को यानी जयप्रकाश नारायण को जो लोक नायक कहा गया, और पूरा मुल्क अब उन्हें या तो लोक नायक कहता है या उनके मुख्तसर नाम जेपी के नाम से याद करता है, ठीक है। आगे देखना है हम लोगों को, आगे कह रहा है कि मज़कूरा बाला तकरीर, तकरीर का मतलब होता है भाषण, तकरीर का मतलब क्या होता है भाषण होता है, ठीक है। मज़कूरा बाला तकरीर पर जो है जेपी के जो है कामिले इनकलाब, ठीक है, पूर्ण क्रांति के तस्वुर को वाज़ह करती हैं, ठीक है, वाज़ह करना यानी दिखाना, वजाहत करना, इस तरह भी आप लोग बता सकते हैं। इस तकरीर में समाजी बुराइयों से जो है लड़ने की बात करते हैं, लड़ने की जो है बात करते हुए जयप्रकाश नारायण इनकलाब में रहनुमाओं के जो है किरदार पर रोशनी डालती हैं। तशद्दुद और अदम तशद्दुद, ठीक है, तशद्दुद और अदम तशद्दुद का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जब तक, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट जो है तशद्दुद का मतलब बताया हिंसा, और अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, ठीक है, तशद्दुद यानी हिंसा और अहिंसा की वजाहत बोले तो व्याख्या करना, ठीक है, विस्तार के साथ बताना, ठीक है। कह रहा है कि तशद्दुद और अदम तशद्दुद की वजाहत भी इस तकरीर में मौजूद है, इस भाषण में मौजूद है। चुनांचे जेपी फरमाते हैं कि कम्युनिज्म, ठीक है, समाजवाद, कम्युनिज्म बोले तो साम्यवाद, और सोशलिज्म यानी समाजवाद की मंजिल एक ही है। मौजूदा समाज से बेहतर समाज की तश्कील किसी भी इनकलाब का मकसद अव्वलीन होती है, ठीक है। एक लफ्ज यहाँ पे आया तश्कील का मतलब आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं पहले। चलो बहुत अच्छा, जितने स्टूडेंट तश्कील का मतलब जो है गठन बताए हैं, बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, तो कहाँ तक पढ़े हम लोग, यहाँ से फिर से दोबारा, मौजूदा समाज से बेहतर समाज
की जो तश्कील जो है, तश्कील का मतलब क्या होता है, गठन। समाज की जो तश्कील किसी भी इनकलाब का मकसद अव्वलीन होती है। तश्कील यानी सभा बैठाना या फिर गठन बैठाना, ठीक है, एक जगह आदमी को बैठा करके किसी भी इनकलाब यानी इनकलाब बुने, तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया हूँ इनकलाब बुने आपका तो पूर्ण क्रांति, ठीक है, क्रांति की जो है मकसद अव्वलीन होती है। इसलिए जेपी कहते हैं यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इनकलाब की किसी फर्द खास का करिश्मा नहीं है, यानी किसी भी जो है एक अकेले फर्द, एक अकेले का जो है करिश्मा नहीं होता है, बल्कि वह समाज की अपनी ज़रूरतों से जन्म लेता है। समाज में जब बदअमनी का मतलब क्या होता है, इसका भी मीनिंग आप लोग बताएंगे, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप लोग फटाफट बताना। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट बदअमनी का मतलब अशांति बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि समाज में जब बदअमनी का दौरा हुआ और निजात की कोई सूरत नजर ना आई तो इनकलाब के लिए माहौल तैयार होने लगता है, ठीक है। चलो ये फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए दूसरा देखते हैं, नज़्म खेती का खुलासा। फटाफट तेजी के साथ देखेंगे बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। नज़्म खेती का खुलासा इस तरह है। पेश नज़र नज़्म खेती के शायर अमी खनफी हैं। हैयत के एतबार से यह एक जो है आज़ाद नज़्म है जो 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। नज़्म खेती जो है 11 मिसरों पर लिखा गया है और यह हैयत के एतबार से देखा जाए तो यह एक आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने हमें इंसान की बका और उसकी फना के मरहले के साथ साथ जो है वक्त के कुव्वत से आशना कराने की कामयाब कोशिश की है। कहना यह चाहता है कि इस नज़्म के ज़रिए जो है इंसान की फना और बका यानी जो भी फना होगा या फिर बका है उसको जो है बताना चाहते हैं। ये जो है इंसान जो है ये एक वक्त की खेती है, ठीक है, इस तरह बताना चाहता है। बाकी हम लोग देखते हैं वक्त की कुव्वत से आशनास कराने की कामयाबी कोशिश की है। यह वजह है, यही वजह है कि शायर ने इस नज़्म में वक्त के किरदार में रब्बानियत और कोहारियत की शक्लों को उभारा है। ये एक जो है एक तरफ तो क्या कह रहा है, एक तरफ तो ये लोगों को एक खास मरहले तक परवान चढ़ाता है और दूसरी तरफ वह उन्हें फना के हवाले कर देता है। तमाम इंसान जो इस वक्त की खेती है, तमाम इंसान जो है इसी वक्त की खेती है। फसल तैयार हो जाए तो उसका काटने का मरहला आता है, यानी मामूल के मुताबिक, इसको पूरा पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मामूल के मुताबिक जो है इंसानों को वक्त का लुकमा बनना ही पड़ता है, वक्त का लुकमा बनना ही पड़ता है। इससे मुराद ये है कि मौत सबका होता ही है, ठीक है, एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। शायर यह कहना चाहता है कि वक्त ही हमारी हद है, यानी वक्त हमें मौका देता है और फिर खुश भी होता है। दरअसल इस नज़्म का मरकजी किरदार जो है वक्त ही है। वक्त के ही हाथों से इंसान के मुकद्दर का फैसला होता है। वह एक ऐसा फैसला होता है जिसका अंजाम जो है फना की शक्ल में सामने आता है। आप इस तवील ओहदे पर अहात किया हुआ तजुर्बा भी समझ सकते हैं और खेती बाड़ी का किस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है, तजुर्बा भी समझ सकते हैं और खेती बाड़ी का किस्सा भी अहाता यहाँ पे है, ठीक है, ओहदे पर जो है अहाता किया हुआ तजुर्बा भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, वक्त का ये पूरा अमल जो है दरअसल इसके खुद अपने वजूद की बका के लिए ही होता है। इस हकीकत को इस नज़्म में वाज़ह किया गया है। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है भोले बिस्तरे गीत के उन्वान से। यहाँ पे पूछ रखा है कि भोले बिस्तरे पूछ रखा है आपको क्वेश्चन में कि भोले बिस्तरे गीत का खुलासा लिखिए। तो आप लोग बताना भोले बिस्तरे गीत के उन्वान से हमारे निसाब में एक अफसाना शामिल है जिससे कि तख्लीकार शफी जावेद है। इनके मुसन्निफ कौन है? शफी जावेद हैं। इस अफसाने में शफी जावेद ने मुलाजमत से शुबगदोश के बाद जो है तन्हाई के कुर्ब पर निहायत फनाकारना अंदाज में जो है रोशनी डाली है। कहानी कुछ इस तरह है कि अफसाना के मरकजी किरदार सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के आला ओहदे से रिटायर हो चुके थे। बाद अज़ा मुलाजमत के चंद रोज़ बाद तक जो है अपने दफ्तर आते जाते रहे। यानी इसमें मुख्तसर हम ये कहना चाहेंगे, इसमें जो है अफसाना भोले बिस्तरे गीत जो है इनके मुसन्निफ शफी जावेद है। इसमें जो है क्या कहना चाहता है कि ये जो है सैयद अजीज़ अहमद, इसका मरकजी किरदार सैयद अजीज़ अहमद रहता है। सैयद अजीज़ अहमद को जो है डायरेक्टर जनरल का एक जॉब रहता है। ये जॉब करने के बाद जो है इसको जब रिटायर मिल जाता है, रिटायर होने के बाद जिस तरह आप लोग जानते ही हैं, अगर घर में भी पैसा रुपया नहीं कमा के देंगे तो आपको क्या कहेगा, निकम्मा समझेगा, ठीक है। उसी तरह ये होता है कि इसका जॉब जब जॉब से रिटायर हो जाता है, होने के बाद जो है इनका जो पहले तो थोड़ा सा मतलब जब तक कार रहता है इसका जो रुतबा रहता है थोड़ा बहुत दूर दूर तक, ठीक है, बट धीरे धीरे इन्होंने घर
घर में रहना ही स्टार्ट कर दिया और पूरा कोई जानता भी नहीं है, सब एकदम एक अंकल और दादा के इससे जो है इसको पुकारने लगा। लास्ट में इसका कोई इज्जत नहीं रहा। ऐसा हुआ होते होते इसका जो है ना घर वाला, इसका ना माँ, ना सॉरी इसकी बीवी, ना इसका बेटा सब अच्छे नज़र से देखने लगा, सिर्फ ताने मारने लगा कि कुछ काम क्यों नहीं करता इससे वैसे। मतलब जानती होंगे कि हम अभी जो है कैसा हो रहा है, कैसा माहौल है। बस इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। लास्ट में जो है इनका पुराना साथी एक ट्रांजिस्टर था। पुराना साथी से मुराद ये है कि वो एक रेडियो टाइप का ही था, ठीक है। उसको खोजते रहे खोजते रहे खोजते रहे। उसके बाद जो है इसमें एक ऑडियो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको। चलो इधर मिलेगा शायद, सॉरी यहीं तक शायद खत्म है, ठीक है। तो इसमें एक ऑडियो रहता है, इसमें जो है इस ऑडियो के तरह एक ट्रांजिस्टर रहता है, इसको मिल जाता है। इसमें जो है भोले बिस्तरे गीत जो है लास्ट में वो क्या हो जाता है, उनके इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जो है भोले बिस्तरे गीत की प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है। इसी तरह इस अफसाना में बताया गया है, ठीक है। अफसाना का नाम ही है भोले बिस्तरे गीत। इनके मुसन्निफ कौन है? शफी जावेद है। फाइनली आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे। मुकम्मल क्लास हो चुकी है और आपका रिक्वेस्ट भी पूरा हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा रिक्वेस्ट आता है या फिर नहीं आता है। अगर दूसरा रिक्वेस्ट आएगा तो फिर से सब्जेक्टिव की एक लहर लेके आएंगे जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। चलो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना और बताना आप लोगों को इस टाइप का और क्लासेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरे लिए थोड़ा सा भी दिल में अगर मोहब्बत है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचा देना। मिलते हैं एक अगली क्लास में, अगले सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।